नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे CNT एक्ट। इसके पहले के जो 10 अध्याय हैं उसके वीडियो जो है बहुत पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप देखना चाहें तो उसे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू जानेंगे अध्याय 11 और अध्याय 12 से संबंधित विभिन्न धाराओं को और उनसे संबंधित प्रावधानों को। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जानते हैं कि अध्याय 11 किससे संबंधित है, इसमें कौन कौन सी धाराएं शामिल हैं और उन धाराओं में कौन कौन से प्रावधान जो हैं दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 11 ये संबंधित है रूढ़ि और संविदा से। अध्याय 11 में क्या दिया गया है, तो रूढ़ि और संविदा की चर्चा की गई है अध्याय 11 में। इसमें धाराएं कौन कौन सी शामिल है, तो धारा 76 से लेके 79 तक शामिल है अध्याय 11 में, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे धारा 76। इसमें कहा गया है, इस अधिनियम की कोई बात ऐसी रूढ़ि या प्रथा को प्रभावित नहीं करेगी जो उसके उपबंधों से असंगत न हो। ये है धारा 76। यानी कि धारा 76 में क्या कहा गया है कि यदि कोई दर रैयत अधिभोगी रैयत से अगर कोई अधिकार प्राप्त करता है किसी रूढ़ि या प्रथा के द्वारा, तो उसका जो अधिकार उसको मिला है वो इस अधिनियम के उपबंधों से अगर असंगत नहीं है तो ये अधिनियम उसके अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा। ये कहा गया है धारा 76 में कि अगर कोई अधिभोगी रैयत है, दर रैयत है या कोई काश्तकार है और अगर वो किसी रूढ़ि या प्रथा के द्वारा कोई अधिकार प्राप्त करता है और वो जो अधिकार है इस अधिनियम के उपबंध से अगर असंगत नहीं है तो उसे उस अधिकार को ये अधिनियम जो है वो प्रभावित नहीं करेगा, उसका अधिकार जो है वो बना ही रहेगा। ये कहा गया है किसमें, तो धारा 76 में, कि जो अधिकार उसे रूढ़ि और प्रथा से प्राप्त हुए हैं वो अधिकार जो है वो बने रहेंगे अगर वे अधिकार इससे मेल खाते हों, इस अधिनियम से मेल खाते हों तो ये है धारा 76। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है धारा 78, जो इम्पोर्टेंट धारा है, हम लोग बस उसी को जान रहे हैं। तो अब आता है धारा 78। तो इसमें क्या प्रावधान है, धारा 78 में है वास भूमि की परिभाषा दी गई है। धारा 78 में किसका प्रावधान है, तो वास भूमि, जो रहने लायक भूमि है उसकी परिभाषा जो है किसमें दी गई है, तो धारा 78 अध्याय 11 के धारा 78 में वास भूमि की परिभाषा दी गई है। ठीक है। अब धारा 79 यानी कि 79, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात किसी भूस्वामी और काश्तकार के बीच किसी संविदा की कोई बात भूमि में अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं करेगी। ये जो धारा 79 है इसमें क्या क्या कहा गया है कि ये जो अधिनियम है इसके प्रारंभ होने के पहले चाहे बाद में किसी भूस्वामी और काश्तकार के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा हुई हो तो संविदा की कोई बात, जो संविदा हुई है उसकी कोई बात भूमि में अधिभोगाधिकार को वर्जित जो है वो नहीं कर सकता है। अर्थात कि जो अधिनियम है उसके प्रारंभ होने के पूर्व या उसके पश्चात किसी जो भूस्वामी है और जो काश्तकार है उसके बीच अगर किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो और उसका कोई भी बात हो तो वो भूमि में जो भूमि पर जो अधिभोगा अधिकार है वो उसे वर्जित नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कोई भी बात हुई हो भूस्वामी और काश्तकार के बीच, वो अधिभोगा अधिकार यानी ऑक्यूपेंसी राइट को वर्जित नहीं करेगा वो, है ना। ठीक है। यह है 79 कि अधिभोगाधिकार को वर्जित नहीं कर सकता है संविदा की कोई भी बात जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात हुआ हो भूस्वामी और काश्तकार के बीच। तो यह है धारा 79 और ये था हमारा अध्याय 11, जिसमें 3 धाराएं महत्वपूर्ण थी, धारा 76, धारा 78 और धारा 79। धारा 76 में कहा गया कि चाहे कोई भी प्रथा या रूढ़ि हो वो अधिनियम के अधिकार को
प्रभावित नहीं करेगी। ये था धारा 76। फिर धारा 78 था वासभूमि की परिभाषा से संबंधित, और धारा 79 जो है इसमें कहा गया है कि ये जो अधिनियम प्रारंभ होगा उसके पूर्व या पश्चात अगर कोई भूस्वामी और काश्तकार के बीच किसी भी प्रकार की कोई संविदा अगर होती है और उसमें कोई भी बात है, तो बात कोई भी हो लेकिन वो भूमि का जो अधिभोगा अधिकार है उसको वो वर्जित नहीं कर सकती, यानी भूमि का अधिभोगा अधिकार रहेगा ही रहेगा, चाहे संविदा किसी में कोई भी बात कही गई हो। ठीक है। अब आता है अध्याय 12। इसमें हम लोग जानेंगे अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण। अध्याय 12 में क्या दिया गया है, तो जो अधिकार अभिलेख हैं और जो लगानों का निर्धारण किया गया है उसकी चर्चा की गई है अध्याय 12 में। ठीक है। इसमें धाराएं कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 80 से लेके 100 तक के धाराएं शामिल है अध्याय 12 में। तो अध्याय किससे संबंधित है ये भी इम्पोर्टेंट है, और कितनी धाराएं उसमें, कौन कौन सी धाराएं उसमें शामिल है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण किस अध्याय में दिया गया है। तो यह है अध्याय 12। जो अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण में वो किस धारा से लेके किस धारा तक है, तो वो है धारा 80 से लेके धारा 100 तक। तो ये सभी भी ध्यान में रखने हैं, अध्याय कौन सा है या अध्याय किस चीज़ से संबंधित है और उसमें कहाँ से कहाँ तक की धाराएं जो है वो शामिल है। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो बनने की संभावना है। तो आप लोग अध्याय के साथ उसका जो मेन थीम है उसे याद रखेंगे और साथ में उसमें कहाँ से कहाँ तक की धाराएं शामिल है इसे भी याद रखेंगे। ठीक है। तो आइए हम जानते हैं अध्याय 12 जो कि अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण से संबंधित है, और धारा इसमें शामिल है 80 से लेके 100। तो हम लोग इसको जानते हैं कि कौन सी धारा में कौन सा प्रावधान जो है वो दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले है धारा 80। इसमें क्या कहा गया है, तो सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति। ये जो धारा 80 है इसमें सर्वेक्षण करने और जो अधिकार अभिलेख तैयार करना है उसका आदेश देने की शक्ति की चर्चा की गई है धारा 80 में। यानी कि जो सर्वेक्षण किया जाएगा भूमि के लिए और जो अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा उसका आदेश देने की शक्ति का चर्चा कहाँ किया गया है, तो धारा 80 में किया गया है। राज्य सरकार किसी राजस्व अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण कराने या उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश जो है वो दे सकती है। राज्य सरकार किसे दे सकती है सर्वेक्षण करने तथा उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश किसे दे सकती है, तो किसी राजस्व अधिकारी को। ठीक है। ये धारा 80 का प्रावधान है जो सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश से संबंधित शक्ति से है, और इसमें जो राज्य सरकार है ये शक्ति किसे दे रही है, तो राजस्व अधिकारी को दे रही है सर्वेक्षण करने और उसका अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश। ठीक है। ये शक्ति किसके पास है आदेश देने की शक्ति, तो ये है राज्य सरकार के पास। वो किसे ये आदेश दे रही है, तो राजस्व अधिकारी को दे रही है। किस चीज़ का, तो सर्वेक्षण करने का और साथ ही जो अधिकार अभिलेख है उसे तैयार करने का। ठीक है। यह है धारा 80। अब है धारा 81। इसमें है अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टियाँ। जो अभिलिखित की जाएंगी वैसी विशिष्टियाँ शामिल है धारा 81 में। आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है, तो धारा 80 के द्वारा पारित आदेशों में काश्तकार का नाम, उसका वर्ग, भूमि की स्थिति, सीमाएं, भूस्वामी का नाम, भुगते लगान, निर्धारण की प्रक्रिया तथा अन्य शर्तों का वर्णन होगा। धारा 81 क्या है, तो जो अभिलिखित की जाने वाली विशिष्टियां हैं उसका वर्णन है धारा 81 में, जिसके अंतर्गत क्या कहा जा रहा है कि जो धारा 80 के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है सर्वेक्षण का और अधिकार अभिलेख तैयार करने का, उसमें काश्तकार का क्या क्या दिया जाएगा, तो काश्तकार का नाम होगा, उसका वर्ग होगा, किस वर्ग से वो संबंधित है काश्तकार, उसकी भूमि की स्थिति होगी और उसकी भूमि की क्या सीमाएं हैं तथा उसका भूस्वामी का क्या नाम है
और इसके साथ ही जो लगान चुकाया जाएगा, जो लगान देना होगा, भुगते लगान जो होगा उसका निर्धारण, भुगते लगान और लगान का निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, इन सभी शर्तों का वर्णन किस में होगा, तो धारा 81 में। यानी कि जो सर्वेक्षण होगा, अधिकार अभिलेख तैयार होगा, उसके अंतर्गत काश्तकार का नाम, उसका वर्ग, भूमि की स्थिति, सीमाएं, भूस्वामी का नाम, भुगते लगान और लगान निर्धारण की क्या प्रक्रिया होगी, इन सभी शर्तों का वर्णन है धारा 81 में। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं धारा 82 की ओर। धारा 82, जल के विषय में सर्वेक्षण करने तथा अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश। धारा 82 क्या है, तो जल से संबंधित विषय जो है उसमें सर्वेक्षण करने का अधिकार और अभिलेख तैयार करने का आदेश जो है वो दिया गया है धारा 82 में। जल के विषय में, ये ध्यान रखिएगा, जल के विषय में जो सर्वेक्षण करना है और उसका अधिकार अभिलेख तैयार करना है, इसका आदेश कहाँ दिया जा रहा है, तो धारा 82 में, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश जो है राजस्व अधिकारी को दे सकती है। ये जो है जल सर्वेक्षण से संबंधित सर्वेक्षण और उसे अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश से संबंधित है ये, और राज्य सरकार ये जो है भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित जो विवाद होते हैं, जो भूस्वामियों, काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग को लेकर और उसके बहाव से संबंधित जो विवाद होते हैं उसका समाधान करने और उसका सर्वेक्षण करने का आदेश देती है किसे, तो राजस्व अधिकारी को। इसकी चर्चा की गई है धारा 82 में। तो धारा 82 किससे संबंधित है, तो जल के विषय में सर्वेक्षण और अधिकार अभिलेख तैयार करने के आदेश से संबंधित है धारा 82। ठीक है, अब आते हैं हम धारा 83 में। इसमें क्या कहा गया है, तो अधिकार अभिलेख का प्रारूप राजस्व अधिकारी विहित रीति से विहित कालावधि के लिए प्रकाशित करेगा। धारा 83 जो है उसमें कहा गया है कि जो अधिकार अभिलेख का प्रारूप है वो राजस्व अधिकारी द्वारा विहित रीति से और विहित काला अवधि के लिए प्रकाशित करेगा। तो ये जो विहित रीति से और विहित काला अवधि के लिए प्रकाशन करने का जो बात कहा गया है अधिकार अभिलेख के प्रारूप का, वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो राजस्व अधिकारी द्वारा। माने एक नियमित रीति से और नियमित कालावधि के लिए जो प्रारूप है अधिकार अभिलेख का, उसे प्रकाशित करने का जो अधिकारी है वो है कौन, तो राजस्व अधिकारी। और इसकी चर्चा किस में है, तो धारा 83। यानी धारा 83 जो है वो अधिकार अभिलेख के प्रारूप से संबंधित है, जिसमें राजस्व अधिकारी जो है वो नियमित रीति से और नियमित कालावधि के लिए प्रारूप जो है अधिकार अभिलेख का उसे प्रकाशित करेगा। ये है धारा 83। ठीक है, नेक्स्ट है धारा 84। नेक्स्ट है धारा 84। इसमें कहा गया है अधिकार अभिलेख के प्रकाशन के उपरांत इससे संबंधित सभी पक्षों की प्रतिक्रिया के बाद अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा। ये जो धारा 84 है ये अधिकार अभिलेख के प्रकाशन से संबंधित है। जो अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा उससे संबंधित है धारा 84। इसमें कहा गया है कि जो अधिकार अभिलेख का प्रकाशन के उपरांत इससे संबंधित जो सभी पक्षों की प्रतिक्रिया होगी उसके बाद अंतिम रूप से जो अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया जाएगा उसकी चर्चा है धारा 84 में। यानी कि यहाँ कहा जा रहा है कि जो अधिकार अभिलेख का प्रकाशन होगा उसके उपरांत उससे संबंधित जो सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं आएंगी उसके बाद संशोधित रूप में अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख का प्रकाशन जो है वो किया जाएगा। ये है धारा 84 में। तो हो सकता है पूछ दे क्वेश्चन कि अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किस धारा के तहत किया जाएगा, तो धारा 84 के अंतर्गत किया जाएगा अंतिम रूप से अधिकार अभिलेख का प्रकाशन। ठीक है,
अब है धारा 85। राजस्व अधिकारी किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण के बाद उस जगह पर किसी काश्तकार द्वारा धारित किसी भूमि का उचित लगान निर्धारित कर सकेगा। तो राजस्व अधिकारी द्वारा किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण करने के बाद उस जगह पर अगर किसी काश्तकार द्वारा कोई भूमि धारित की जाती है तो उस भूमि का उचित लगान निर्धारित कर सकेगा। इसकी चर्चा की गई है किसमें? तो धारा 85 में। उचित लगान का निर्धारण कब? सर्वेक्षण के बाद। अगर उस जगह पर किसी काश्तकार द्वारा कोई भूमि धारित की जाती है तो उसका लगान निर्धारित करेगा राजस्व अधिकारी। इसकी चर्चा की गई है धारा 85 में। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 86। इसमें क्या कहा गया है? तो लगान परिनिर्धारण के दौरान उठने वाले किन्हीं विवादों के अनुरूप राजस्व अधिकारी इस पर उपयुक्त निर्णय कर उचित लगान का निर्धारण कर सकेगा। अब धारा 86 क्या कहता है कि अगर लगान का परिनिर्धारण हो जाए और उसके दौरान जो कुछ सवाल या विवाद उत्पन्न होते हैं तो राजस्व अधिकारी इस पर क्या करेगा? उपयुक्त निर्णय करके और उचित लगान का निर्धारण जो है वो कर सकेगा। तो उचित लगान का निर्धारण विवादों के अनुरूप राजस्व अधिकारी उपयुक्त या उचित लगान का निर्धारण कर सकेगा। इसकी चर्चा किस में है? तो यह है धारा 86 में। ठीक है। उचित लगान का निर्धारण विवादों को सलटाने के बाद राजस्व अधिकारी के द्वारा उपयुक्त निर्णय लेकर उचित लगान का निर्धारण करने का जो प्रावधान है वो धारा 86 में दिया गया है। नेक्स्ट है धारा 87। इसमें कहा गया है अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद विभिन्न पक्षों के बीच उत्पन्न किसी वाद को राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राजस्व अधिकारी संबंधित मामले को किसी सक्षम न्यायालय को अंतरित कर सकता है। धारा 87 क्या कहता है कि जो अधिकार अभिलेख का जो अंतिम प्रकाशन है उसके बाद अगर विभिन्न पक्षों के बीच किसी प्रकार का वाद उत्पन्न होता है तो राजस्व अधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर धारा अधिकार अभिलेख जो है उसका अगर अंतिम प्रकाशन हो जाए और उसके बाद भी विभिन्न पक्षों के बीच अगर किसी तरह का वाद उत्पन्न हो जाता है तो उसे राजस्व अधिकारी के समक्ष जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा और राजस्व अधिकारी जो है संबंधित मामले को किसी सक्षम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा। ये प्रावधान दिया गया है किसमें? तो धारा 87 में। ठीक है। फिर नेक्स्ट है धारा 88। इसमें कहा गया है कि ऊपर वर्णित किसी विवाद का निर्णय आने पर उसे भी अधिकार अभिलेख में शामिल किया जाएगा। तो अभी जैसा हम लोगों ने धारा 87 में पढ़ा कि अगर किसी तरह का अंतिम अभिलेख का अगर प्रकाशन हो जाए उसके बाद भी अगर किसी तरह का भी पक्षों का वाद उत्पन्न होता है तो उस मामले को राजस्व अधिकारी के सामने लाया जाएगा और राजस्व अधिकारी जो है ये इसे किसी सक्षम न्यायालय को अंतरित कर सकता है। और इस तरह से इस विवाद का अगर निर्णय आने पर कुछ जो निर्णय आएगा न्यायालय के द्वारा उस निर्णय को जो अधिकार अभिलेख है उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये है किसमें? धारा 88 में कि जो वाद ऊपर जो वर्णित वाद है यानी कि जो अंतिम प्रकाशन के बाद अगर किसी तरह का वाद उत्पन्न होता है और वो राजस्व अधिकारी के द्वारा न्यायालय में अंतरित कर दिया जाता है तो उस पर अगर निर्णय आ जाता है तो उसे भी जो अधिकार अभिलेख है उसमें शामिल किया जाएगा। जो भी निर्णय आएगा उसे उस अधिकार अभिलेख में शामिल किया जाएगा। तो ये है धारा 88। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 89। इसमें कहा गया है राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से अधिकार अभिलेख के प्रारूप में दी गई किसी प्रविष्टि या आदेश के 12 महीने के भीतर उसका पुनरीक्षण कर सकता है। तो जो अधिकार अभिलेख का प्रारूप में जो प्रविष्टियां दी गई हैं या जो आदेश दिए गए हैं उसका पुनरीक्षण कितने महीनों के भीतर किया जा सकता है? तो 12 महीनों के भीतर। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार द्वारा नामित कोई राजस्व अधिकारी आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से उसका पुनरीक्षण जो है वो कर सकता है 12 महीने के भीतर। ये है धारा 89। अब है धारा 90। अधिकार अभिलेख की भूलों को राजस्व अधिकारी द्वारा शुद्धि किया जाएगा। अगर अधिकार अभिलेख तैयार करने में किसी प्रकार का भूल होता है तो उसका शुद्धि कौन करेगा? तो राजस्व अधिकारी ही करेगा।
ठीक है, यह धारा 90। अब है धारा 91। इसमें क्या कहा गया है कि अधिकार अभिलेख की तैयारी के किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। क्या कहा गया धारा 91 में कि जो अधिकार अभिलेख की तैयारी के किसी आदेश को, जो तैयारी के लिए किसी आदेश को अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के पश्चात 6 माह तक उपायुक्त या सिविल न्यायालय द्वारा रोका नहीं जा सकेगा। बंदी है कि 6 महीने तक जो है ये रोका नहीं जा सकता, चाहे वो उपायुक्त हो या सिविल न्यायालय का ही है धारा 91 में। नेक्स्ट है धारा 92। इसमें कहा गया है अधिकार अभिलेख की तैयारी से संबंधित कोई वाद किसी न्यायालय में नहीं लाया जाएगा। ये जो धारा 92 इसमें क्या कहा गया है कि जो अधिकार अभिलेख की तैयारी से संबंधित कोई भी वाद है तो वो किसी न्यायालय में जो है वो नहीं लाया जाएगा। यह है धारा 92। फिर नेक्स्ट है धारा 93। अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन से 6 माह तक संबंधित भूमि या उसके किसी काश्तकार को प्रभावित करने वाला कोई आवेदन ना तो उपायुक्त को दिया जाएगा और ना ही सिविल न्यायालय में कोई वाद दायर किया जाएगा। धारा 93 में क्या कहा जा रहा है कि जो अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन हो जाता है तो उससे 6 माह तक जो संबंधित भूमि है उसके किसी काश्तकार को प्रभावित करने वाला कोई भी आवेदन ना तो उपायुक्त को दिया जा सकता है और ना ही सिविल न्यायालय में उसे दायर किया जा सकता है। यह है धारा 93। अब है धारा 94। जिस कालावधि के लिए अधिकार अभिलेख में लगान दर्ज किया गया हो उसका अपरिवर्तित रहना। जिस समय के लिए अधिकार अभिलेख में लगान दर्ज कर दिया गया है वो परिवर्तनीय नहीं है, वो अपरिवर्तित रहेगा। जिस समय के लिए लगान निर्धारण है वो उतने समय तक निर्धारित रहेगा, वो अपरिवर्तनीय है। ये है धारा 94 कि लगान से संबंध जो लगान दर्ज कर दिया गया है अधिकार अभिलेख में वही बना रहेगा, जितने समय के लिए वो निर्धारित किया गया उतने समय तक। नेक्स्ट है धारा 95। कार्यवाहियों से जुड़े खर्च का उल्लेख किया गया। धारा 95 में क्या है तो जो कार्यवाहियां की जाएंगी उससे संबंधित जो खर्च होंगे उसका उल्लेख किया गया है धारा 95 में। ठीक है। धारा 96। करार या समझौते को लागू करने की राजस्व अधिकारी की शक्ति का वर्णन। धारा 96 में क्या है कि जो करार या समझौता है उसे लागू करने का शक्ति का जो वर्णन है, राजस्व अधिकारी को जो शक्ति दी गई है करार या समझौते को लागू करने की, उसका वर्णन किस में है तो धारा 96 में है। ठीक है। नेक्स्ट है धारा 97। इसमें कहा गया है कि जो राजस्व अधिकारी द्वारा निर्धारित लगान किस तारीख को प्रभावित होगा इसका वर्णन किया गया है। तो राजस्व अधिकारी द्वारा जो लगान निर्धारित कर दिया गया है उस और वो जिस तारीख से प्रभावी होगा उसका वर्णन किस धारा में है तो वो धारा 97 में है। यानी लगान किस तारीख से देय होगा इसका वर्णन किस में किया गया है तो धारा 97 में। आगे है धारा 98। राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार अभिलेख का पुनरीक्षण एवं लगान का नया परिनिर्धारण। तो धारा 98 में क्या दिया गया कि जो राज्य सरकार के आदेशाधीन अधिकार अभिलेख हैं उसका पुनरीक्षण और लगान का जो परिनिर्धारण होगा उसकी चर्चा कहाँ की गई है तो धारा 98 में। धारा 98 किससे संबंधित है तो अधिकार अभिलेख के पुनरीक्षण एवं लगान के परिनिर्धारण से। ठीक है। अब आता है धारा 100 का ए, 100 का ए, जो कि लास्ट धारा है अध्याय 12 का। इसमें क्या कहा गया है तो चराई वन उपज लेने के अधिकारों एवं तत्संबंधी भुगतान के संबंध में कतिपय उपबंधों का लागू होना। धारा 100 में क्या किया गया है तो चराई और साथ में जो वन उपज है उसको लेने का अधिकार और उससे संबंधित जो भुगतान करना है, जो उपज लेने और जो चराई के जो अधिकार हैं उसके लिए जो भुगतान किया जाना है उससे संबंधित जो उपबंध हैं उनका लागू होना की जो चर्चा है वो किस में की गई है तो वो की गई है धारा 101
ए में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण धाराएं अध्याय 11 और अध्याय 12 से संबंधित। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर नेक्स्ट धाराओं के साथ मिलेंगे। आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताएं। मैंने प्रयास किया है आपको आसान शब्दों में इसे समझाने की। हो सकता है कहीं कहीं अगर आपको इसे समझ में ना आए तो 2-4 बार अगर आप इसे खुद से रीड करेंगे तो आपको ये अवश्य ही समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।